हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसका वन शॉट रिवीजन, राइट। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर पूरा चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सारे डिस्कस करेंगे और मैक्स टू मैक्स हम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं और नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो पूरा एक चैप्टर एक शॉट के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो रियल नंबर्स क्या होता है, देखिए चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है, राइट। तो रियल नंबर्स मीन्स होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। आप कहोगे सर रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो रेशनल तो आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 8 से आ रहा है, क्लास 8 में, क्लास 9th में, राइट। एक इरेशनल नंबर्स भी होता है। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे यहाँ पर कि इरेशनल नंबर्स होते क्या है। तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। रियल नंबर्स सिर्फ रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट। तो रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स इंक्लूड रेशनल नंबर, राइट, एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। अब इस रेशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, इंक्लूड होंगे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, राइट। तो देखो यहाँ पर एक मैंने इसके थ्रू आपको मैंने समझाने की, डायग्राम के थ्रू मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, वही और होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलते हैं, राइट। इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे नंबर लाइन हम बनाते हैं तो वहाँ पे इंटीजर को हम प्रेजेंट करते हैं, राइट। राइट हैंड साइड में +1 +2 +3 +4 एंड मिड में होता है 0, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है माइनस की वैल्यू -1 -2 -3। तो ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, राइट। तो ये तो हो गया पूरा रेशनल नंबर का ब्लॉक, और ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर का ब्लॉक। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे रियल नंबर्स। क्लियर है बात। अब क्या होता है रेशनल नंबर्स, इसको भी समझेंगे। तो देखो, रेशनल नंबर्स जो होता है उनको करते हैं, राइट। रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम रेशनल इरेशनल के बारे में पूरा 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 समझेंगे कि रेशनल होता क्या है, इरेशनल क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसको दे दिया है कि रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं क्यू, वेयर एज रेशनल नंबर्स इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, राइट। चलो, तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे रियल नंबर्स के, तो जैसे 2 हुआ, है ना। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर्स है, और रेशनल नंबर्स रियल नंबर में आएंगे। ऐसे 3.5 देखिए, डेसिमल वैल्यू हो गई, है ना, ये भी रेशनल नंबर है। 6/7 होता है, ये इरेशनल है, और इरेशनल रियल नंबर में आता है। ये रियल नंबर का एग्जांपल हो गया √5, राइट। 0.35 डेसिमल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है, रियल नंबर है। -67 ये भी रियल नंबर है। पाई हमारा इरेशनल है, और ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर भी होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रियल नंबर के बारे में समझने की कोशिश की है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में भी बताया था। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं कि स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 2 इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, राइट। ऐसे ही हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जैसे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है सिर्फ। नेचुरल नंबर के साथ में अगर आपने 0 लगा दिया तो होल नंबर बनना, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 वो होते हैं हमारे होल नंबर। तो 0 से स्टार्ट होते हैं 0.5 इस तरीके से। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होल नंबर्स तो आएंगे। होल नंबर्स मींस 0 1 2 3 4, है ना, ये सब आएंगे, और नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता है ना, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे होता है, यहाँ फिर नेगेटिव बनाता है, फिर -2 आता है, ये -3। सारे सारे क्या है, ये सारे के सारे इंटीजर्स है, राइट। ये सारे के सारे इंटीजर्स है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स है। ऐसे ही हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर मीन्स अभी मैंने आपको बताया था पी बाई क्यू के फॉर्म में जिनको रिप्रेजेंट
करते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन पी बाई क्यू, जहां पर पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे 22/7, राइट, 3/2 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, -11/13, -13/17, तो ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। ऐसे ही हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिंपल। तो देखो एज अ सिंपल फ्रैक्शन पी बाई क्यू, राइट। और जैसे कि 2.16912 एंड आगे तक चलता जा रहा है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अभी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में भी समझेंगे, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सब समझेंगे। और एक नंबर होता है हमारा पाई, ठीक है। पाई की जो नेच होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए ये भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। क्लियर है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो ये समझते हैं रियल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, राइट। और भी हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हुआ, होल नंबर्स हुआ, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इनकी भी सिंबल्स देख लेते हैं। तो 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, सेट्स में, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर होता है, वहाँ ये सेट्स जो रेंज नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं, तो वहाँ पढ़ने वाले हो। लेकिन हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, एंड रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से हम डिनोट करते हैं, क्यू डैश, राइट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल्स आपको चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको समझते हैं। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, राइट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक तरह से एक मेथड है, और ये मेथड किसके लिए, जब प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है हमारे नंबर का प्राइम निकालते हो, है ना, तो फैक्टर्स निकालना आपको आना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स निकालते कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो एक तो तरीका होता है हम डिवीजन के थ्रू हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, जैसे 4072, और आपने बचपन में किया होगा इस तरीके से, ये लिखा आपने, ये यहाँ पर 4072, फिर आप 2 से करते हो क्योंकि 2 से जा रहा है, तो 2 2 जा 4, है ना, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। फिर 2 जा रहा है, 2 5 जा 10, और 2 9 जा 18, ये जा नहीं रहा है। और ये 509 जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, प्राइम नंबर होता है, तो अभी जाएगा नहीं, तो 509 से ही जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर से ही रिड्यूस होता है। तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो प्रोसेस हमारा स्टॉप हो गया। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर्स निकला वो क्या क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 509, राइट। हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकल गए। तो ये हमने मेथड यूज किया। ऐसी एक मेथड और होता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, मेथड। तो ट्री मेथड क्या कहता है, ट्री मेथड कहता है जैसे ये 4072 है, यहाँ पर देखो 4072 है, 4072 के हमने प्राइम फैक्टर्स करे, राइट। तो 4072 2 से रिड्यूस हो रहा है, तो हमने क्या 2 से रिड्यूस किया, तो एक तो फैक्टर निकलेगा 2 और एक फैक्टर निकलेगा 2। अब ये 2 जो है, देखो ट्री मेथड समझा रहा हूं मैं आपको, अब ये 2 जो है, अब प्राइम तो और रिड्यूस होगा नहीं, तो प्राइम के फैक्टर्स निकलते नहीं है ना, ये प्राइम नंबर आ गया तो इसके तो और फैक्टर्स निकलेंगे नहीं। लेकिन ये नंबर जो मिला हमें 2036, इसके और फैक्टर्स निकलेंगे, तो इसके और फैक्टर्स निकले, जब इसको और फैक्टराइज किया हमने, इसको और रिड्यूस किया, तो 2 से हम जब रिड्यूस करेंगे तो 2 मिलेगा और 1018 मिल गया, ठीक है। अब अगेन 2 मिल गया, अब इस 2 के हमारे और फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, तो यहाँ पर आगे एक्सटेंड नहीं हो पाएगा इसका ट्री, लेकिन हाँ 108 के और फैक्टर्स निकल सकते हैं, तो हमने और इसको एक्सटेंड किया आगे, तो ये 2 निकला और 509 निकल गया, राइट। अब इस 509, अब ये देखो क्या हुआ यहाँ पर इस केस के अंदर, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा प्राइम है और ये भी हमारा प्राइम है। अब प्राइम हो गया तो अब ये आगे और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसको और एक्सटेंड नहीं करेंगे, बस प्रोसेस हमारा यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो जो हमारे को यहाँ पर मिला है, कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो हमें इसके फैक्टर्स होंगे साइड में हमें, ये 2 ये 2 ये 2 और ये लास्ट में 509, ठीक है। ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है 4072 के, राइट। तो ये फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 509, मतलब जिसको एक्सटेंड नहीं किया गया आगे, ठीक है, वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 4072 के नीचे 2036 है, 2036 और एक्सटेंड गया, इसमें 1018 में 1018 और एक्सटेंड किया गया था 2 और 509,
टू और 509 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो ये ट्री मेथड एक तरह से ये भी आपको आना चाहिए, राइट। तो ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आप ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम जो एलसी फैक्टराइज करते हैं वही चीज़ आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो फैक्टराइज हमने क्या किया, 407 रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, जो क्या है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 509। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ और जीसीडी डेफिनेशन क्या होता है। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होता है ना, उसको एक टर्म और बोलते हैं हम क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ये भी इसको बोला जाता है, राइट। अब याद रखना, कभी जीसीडी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये जीसीडी क्या चीज है। जीसीडी एचसीएफ ही है, राइट। तो हाई कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। अब देखो नाम में ही आ रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, मतलब एक कॉमन डिविजर होना चाहिए और वो भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए, राइट। एक कॉमन डिविजर होना चाहिए वो भी ग्रेटेस्ट। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द और एचसीएफ इज आल्सो नॉन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, राइट। देखो हम फाइंड करते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 18। इसने बोला है हमें कि हमें फाइंड करके दिखाओ भैया 6 और 18 का एचसीएफ, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, देखो 6 और 18 का, तो आप थोड़ा सा देखो छोटा नंबर है तो आप ब्रेन में भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मुझे ये बताओ, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि एचसीएफ, अभी मैंने आपको बताया एचसीएफ मीन्स होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, मतलब एक ऐसा आपको डिविजर बताना है जो ग्रेटेस्ट हो और इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, सिंपल। ठीक है, मैं कह रहा हूं तुमको कि ये 6 है ये 18 है, तो एक ऐसा कॉमन डिविजर बताओ। ऐसा कॉमन डिविजर मींस जो 6 को भी डिवाइड करता हो और 18 को भी डिवाइड करता हो और ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो बताओ कौन होगा। तो आप सर 6 को 6 भी डिवाइड करता है और 18 को भी 6 डिवाइड करता है, तो 18 और 6 को दोनों को 6 डिवाइड कर रहा है और 6 एक कॉमन डिविजर मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी है। हालांकि 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, हालांकि 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर की बात की है तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर सर 6 होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो देखो एक बार इसको कर भी लेते हैं, कैसे करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपने लिखा 6 और यहां लिखा 18, राइट। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ मींस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आना चाहिए, फैक्टर। तो फैक्टर बताओ मेरे को सबसे पहले 6 के क्या क्या होंगे। तो आप कहोगे 6 का फैक्टर देखो सर, एक तो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 6 1 से जाएगा। एक सर 2 होगा, एक सर 3 होगा और एक 18 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। तो आप कहोगे सर 18 1 से आता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है सर, और 6 से जाता है, राइट। 6 से भी जाता है, फिर 9 से जाता है और सर 18 से भी जाता है, राइट। आप ये बोलोगे। अब मुझे यहां पर एक चीज बताओ कि कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है आपको। तो आप कहोगे सर देखो 1 है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, राइट। देखो मैं बता देता हूं सर, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। और मैंने आपको बताया कि इनमें से, इन चारों में से आपको हाईएस्ट देखना है, क्योंकि इसने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करी है। तो हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट है 6। तो क्या बताया था मैंने, समझ गए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन इसका होगा, तो हम कह सकते हैं ये होगा 6 एंड 18 का क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एलसीएम डेफिनेशन, एलसीएम को समझते हैं। अब हमने एचसीएफ समझ लिया जो कि होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब इनको समझते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम मींस होता है लीस्ट नंबर दैट इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, राइट। तो क्या होता है एलसीएम, एक लीस्ट नंबर होता है जो कि कॉमन मल्टीपल होता है ऑल द गिवन नंबर्स का। तो यहां पर देखो एलसीएम 6 और 18 का निकालना है, मान के चलिए हमें हमें क्या करना है, 6 और 18 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 6 लिखूंगा और यहाँ 8 लिखूंगा, राइट। करूंगा 6 और 18 मैंने लिख दिया। मुझे मल्टीपल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस मल्टीपल की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। तो यहां पर मेरे को 6 के मल्टीपल लिखने होंगे, राइट। तो 6 के मल्टीपल लिखता हूं मैं। 6 का मल्टीपल कौन होगा, जो 6 की टेबल में आता है। तो 6 की टेबल लिख देता हूं, 6 12 4 30 36, इस तरीके से लिखता जाऊंगा। 18 के मल्टीपल्स लिखता हूं, 18, राइट, 36,
54, इस तरीके से मैं आगे लिखता जाऊंगा, राइट। अब मुझे यहां पर एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल मैंने लिख दिए हैं, अब कॉमन की बात कर लेते। कॉमन कॉमन क्या आ रहा है यहां पर, तो मैंने देखा 18 नजर आ रहा है सर। सर मुझे ये 18 कॉमन नजर आ रहा है। मैंने कहा हाँ 18 यहाँ पे भी आ रहा है, 18 यहाँ पे भी आ रहा है। और ऐसे ही मैं आगे देखूंगा तो सर ये मेरे को 36 भी नजर आ रहा है कॉमन। ये देखो यहाँ पर 36 है, यहाँ पर भी 36 है। मैंने कहा ठीक है। और आगे मैं देखूंगा तो यहाँ पर और भी कॉमन नजर आएंगे मेरे को। लेकिन बात लिस्ट की हो रही है, बात हो रही है छोटे छोटे की बात हो रही है। तो कौन आ रहा है, 18 आ रहा है, तो 18 एलसीएम यहाँ पर होगा, राइट। तो 6 और 18 का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना होगा, 18 होगा। तो समझ गए आप फंडामेंटल्स एलसीएम और एचसीएफ की, कैसे एलसीएम कैलकुलेट होता है, कैसे एचसीएफ कैलकुलेट होता है, समझ गए। अभी हम एलसीएम और एचसीएफ को बाय द मेथड भी हम निकालेंगे। कौन कौन से मेथड, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, इनके हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है। ये अभी मैंने आपको फंडामेंटल बताया कि क्या अप्रोच, क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ, जीसीडी एंड एलसीएम फार्मूला, राइट। तो एचसीएफ और एलसीएम का एक फार्मूला होता है, एक रिलेशनशिप होती है एचसीएफ एलसीएम के बीच में। क्या रिलेशनशिप होती है इसको समझते हैं। तो देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स है ना, मतलब एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स पे ही वैलिड होगी, ध्यान रखना। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, राइट। एलसीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एचसीएफ से तो वो इक्वल टू होगा ए इंटू बी के, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ बी जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स ए इंटू बी के। हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है, दो मेथड है यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के। कौन कौन से मेथड है सर, डिवीजन मेथड है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दो मेथड हमारे पास में अवेलेबल है, राइट। तो एचसीएफ को और एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं। तो इन दोनों मेथड को देख लेते हैं कैसे ये यूज्ड होते हैं। तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड के थ्रू हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करें समझते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास में एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास में यहां पर एचसीएफ फाइंड करना है 36 एंड 48 का, और मैं यूज करना चाह रहा हूं कौन सा मेथड, मैं यूज करना चाह रहा हूं डिवीजन मेथड। तो देखो 48 अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा समझना। डिवीजन मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आप चेक करो कि यहां पर स्मॉलर नंबर क्या है। तो 36 और 48 में स्मॉलर नंबर है 36, राइट। तो 36 से मैं क्या करूंगा, यहां पर डिवाइड करूंगा 48 को, यही होता है डिवीजन मेथड, राइट। मैं क्या करूंगा, यहां पर डिवाइड करूंगा 36 से 48 को। सबसे पहला काम क्या करना है, चूज स्मॉलर नंबर। तो 36 और 48 में हमने चूज किया स्मॉलर नंबर, एंड अब क्या करना है, उसको जो स्मॉलर नंबर है उसको आपको डिविजर बना देना। 36 मैंने डिविजर, 40 को डिविडेंड बना लिया, राइट। अब देखता हूं मैं 36 जा रहा है 48 को, कर रहा है बिल्कुल। तो 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, तो 72 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 1 जा 36, राइट। ये हमने लग दिया 36। और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है 36 1 जा 36, तो यहाँ 1 लिखूँ, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे को नहीं है क्योंकि ये डेटा हमारा काम का नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे कि टाइम्स जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमने देख लिया 36 1 जा 36, तो 36 लिख लिया। अब 8 में से 6 लेस करेंगे 2, और 4 में से 3 लेस करेंगे 12 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो 12 आया हमारा, ये 12 क्वोशंट है ना यहाँ पर, सॉरी रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर जो है ये अब बन जाएगा फिर से डिवीजर। ये जो रिमाइंडर आया वो डिवीजर बनेगा, और जो हमारा पहले डिवीजर था, डिवीजर पहले की बार बन जाएगा, ये की बार डिविडेंड बन जाएगा, राइट। ये प्रोसेस हमारे को यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो देखो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है हमारी, तो ये प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो 12 3 जा 36, अब देखो ये 3 टाइम्स गया 36, और 36 में से 36 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, राइट। अब जहाँ जैसे 0 आए तो प्रोसेस को आपको क्या कर देना, स्टॉप कर देना, प्रोसेस, राइट। प्रोसेस स्टॉप कर दिया, और जहां पर प्रोसेस स्टॉप हुआ उसका जो हमारा डिवीजर था, तो यहां पर डिवीजर क्या है, यहां पर डिवीजर है 12, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा एचसीएफ है, राइट। तो हमारा जो एचसीएफ निकला, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 इज, वो कितना निकला, 12 निकला, राइट। तो ये होता है हमारा डिवीजन मेथड। क्या सर इसको 3
तो बिल्कुल आप डेफिनेटली वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। क्या करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और नंबर होता, ठीक है, 36 है, 48 है, मैं एक और नंबर लिख देता हूँ 72, राइट, ये एक और नंबर लिख दिया। अब इनका मेरे को क्या करना है, इनका मेरे को निकालना है एचसीएफ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कोई से भी दो नंबर्स ले लूंगा और उन दोनों नंबर्स में देखूंगा कि लोवेस्ट नंबर कौन सा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा 36 और 48 लिया, तो 36 और 48 इसमें, इसको इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करके दिखा देते हैं 3 नंबर में भी। तो यहाँ पर कर इस क्वेश्चन को सॉल्व, कि मान के चलिए कि मेरे पास में 36 होता, 48 होता और 72 होता, राइट। तो मैंने देखो, मैंने क्या करा, 36 और 48 ले लिया सबसे पहले। तो 36 और 48 मैंने जब लिया, तो यहाँ पर मेरे को एचसीएफ क्या देखने को मिला, यहाँ पर मेरे को देखने को मिला 12। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, 12, राइट। अब इस 12 के साथ जब हम करवाएंगे तो इनमें लोएस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर 12 है, तो 12 72 बनेगा डिविडेंड, राइट। तो 12 को जब मैं इसको करूंगा तो 12 कितने टाइम जा रहा है, ये तो पूरा पूरा टाइम जा रहा है भाई, यहीं पे आ रहा है, पहले स्टेप में हमारा जीरो आ रहा है, पहले स्टेप में जीरो आ रहा है, तो जहां पर जीरो आता है उसका जो डिवीजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये लो एचसीएफ आ गया हमारा 12। तो एचसीएफ क्या होगा, 36 48 और 7 का भी एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू होगा। सिंपल, क्लियर है। जो हमारा एचसीएफ होगा 36 48 72 का, वो भी एचसीएफ हमारा 12 होगा। तो कितने भी नंबर्स हो आप डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यूज करके अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर देखते हैं। देखो 36 और 48 का ही अब की बार हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ तो हम अब एलसीएम फाइंड करना है, कैसे करेंगे, डिवीजन का यूज करके। हमें सिंबल ये 36 और 48 ऐसे लिखना है, ठीक है, और इस तरीके से हमारे को एक ब्लॉक बना देना, राइट। ये कर भी रखे होंगे आपने बचपन में। अब करना है 2 से, सबसे पहले 2 से जिससे जा रहा है, तो मैक्स स्मॉलेस्ट हमारे को क्या लेना होता है, यहाँ पर नंबर लेना होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 से हमारा जा रहा है। तो 2 से ये कितने टाइम जा रहा है, 4 4 जा 8, उसे 9 जा 8, फिर अब ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 12, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब ये 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 36 और 48 है, 36 और 48 के जो हमारे फैक्टराइजेशंस निकले हैं वो निकले 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 36 2 जा 72, कहीं गलती करिएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हाँ गलती करिए। यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि 72 तो नहीं आएगा यार, क्योंकि 48 है ना, 3 4 जा 12, यहाँ गलती कर दी भैया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती हो गई है। 3 1 जा 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3 और 3 4, और फिर 2 से जाएगा ये 2 2 जा 4, और फिर 2 से जाएगा ये 1 1, ठीक है। तो हमारा निकल के आ गया है, एक मिनट इसको वापस से कर देते हैं, कितना निकल के आया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इनको कर लो आप, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 72 2 जा कितना होता है, 154। तो यहाँ पर 36 और 48 का क्या आएगा, 144 हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, एलसीएम, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू। चलो आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो हमने देख लिया एचसीएफ और एलसीएम डिवीजन मेथड के थ्रू, थ्रू हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एचसीएफ निकालना है 18 और 19 का, किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। कैसे निकालेंगे, तो 18 और 19 के हमें क्या करने होंगे, सेपरेटली, है ना, इंडिविजुअली। यहाँ पर जैसा कि अभी हमने किया था वैसे हमें क्या करना होगा, इंडिविजुअली इनके फैक्टर्स निकालने होंगे, प्राइम फैक्टर। तो कर लेते हैं। तो देखो 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स, राइट। तो 18 के हमने निकाल 3 इंटू 3, ऐसे में 90 के। तो 2 से जा रहा है ये 45 टाइम्स, फिर ये 3 से जा रहा है 15 टाइम्स, और फिर 3 से जा रहा है 5 टाइम्स,
और फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो मैंने 90K भी निकाल लिए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे को देखो, हमारे को हाईएस्ट, राइट। तो अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, इस चीज को समझ। कॉमन हमारा देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हमारा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। ये देखो 2, फिर 3 और फिर 3, बॉक्स बना लो, आ गया। 5 यहाँ आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है, तो आप इसको नहीं लोगे 5 को। तो कौन कौन आया, 2 3 और 3, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, 2 3 9 2 18। तो HCF क्या होगा, HCF होगा 18, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 18 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, 18 और 90, और कॉमन भी है, राइट। तो 18 को भी डिवाइड करता है, 18 90 को भी डिवाइड करता है, और हाईएस्ट कॉमन डिवीजर जिसको हमने बोला था HCF को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, राइट। ये भी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम क्या निकालना है, मेथड का यूज करके एलसीएम फाइंड करना है 18 और 90 का। तो हम कैसे फाइंड करेंगे 18 और 90 का एलसीएम, तो देखो 18 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो अभी किया था वही प्रोसेस हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो हमने इंडिविजुअली यहाँ पर 18 और 90 के निकाले थे, राइट। 18 और 90 के जो हमने निकाले थे फैक्टर्स, वैसे ही हमें करना होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 18 का निकले थे फैक्टर्स, 2 क्योंकि वापस से करने का कोई मतलब नहीं है ना, तो मैं यहाँ से फैक्टर ले रहा हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। ये फैक्टर्स निकले थे। अब जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो ध्यान रखना एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 2 2 2 है, ठीक है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ 3 की पावर 2 ले लो, और यहाँ 5 की पावर 1 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। एलसीएम के अंदर क्या होता है, एक चीज बता देता हूं मैं यहाँ पर आपको, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। एलसीएम के अंदर क्या होता है, हमेशा हाईएस्ट पावर ली जाती है, हाईएस्ट पावर ली जाती है। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ली जाती है। हाईएस्ट पावर मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है P, ठीक है, और एक नंबर है Q, और उस P के अंदर और Q के अंदर 2 है। जब आप एलसीएम के अंदर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में आप 2 की पावर 3 को लोगे, राइट। ऐसे ही आपके पास में मान के चलो 5 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में क्या लोगे, 5 की पावर 2 को लोगे। ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। ऐसे ही मान के चलो यहाँ पर 7 की पावर 1 है, मतलब 7 है, और यहाँ पर 7 नहीं है, तो आप इस 7 को तो एक टाइम 7 आप लोगे इस तरीके, क्योंकि यहाँ 7 की पावर 1 है और यहाँ पर 7 की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 7 की पावर 0 होगी यहाँ पर, तो आपको 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अभी हमने क्या किया था, HCF फाइंड किया था, राइट। इस HCF को भी मैं समझा देता हूँ। HCF, जब HCF फाइंड करते हैं तो HCF में हमेशा लोवेस्ट पावर लेनी होती है। क्या लेनी होती है, लोवेस्ट पावर। मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया नहीं था, यहाँ समझा देता हूँ। लोवेस्ट पावर लेनी होती है क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक P है और एक Q नंबर है, राइट। तो यहाँ पर मान के चलो 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की, तो जब भी आप HCF के लिए आप 2 की पावर 2 को लोगे, लोवेस्ट पावर को, राइट। ऐसे ही हमारे पास में मान के चलो कोई 3 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो क्या लोगे आप, 3 की पावर 1 को लोगे, लोवेस्ट पावर को लोगे। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 अवेलेबल नहीं है, तो ध्यान रखना यहाँ 5 अवेलेबल नहीं है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पर इस 5 को नहीं लोगे, आप नहीं लोगे 5 को, क्योंकि दोनों में वो फैक्टर जरूरी है, जब भी आप उसकी पावर को लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। तो 5 यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप 5 को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, 5 को HCF में नहीं लोगे। तो इसको आप कर लो आप सोल्व, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, तो 4 3 12, ये निकलेगा P और Q का HCF। इस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो समझ गए, जब भी HCF आएगा तो HCF में हमें ध्यान रखना है लोवेस्ट पावर, और जब LCM आएगा तो LCM में ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर,
क्लियर। चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ देखो 2 की पावर, अब देखो मैं समझा देता हूँ, एलसीएम लेते टाइम हमने क्या किया, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर तो कंपेयर हम कर ही नहीं पा रहे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, 2 की पावर 1 को ले लिया। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी कंपेयर नहीं कर पा रहे, 3 की पावर 2 ले लिया। और यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 है और यहाँ पर 5 की पावर है ही नहीं, तो एलसीएम के टाइम पे हमें को लेना है, ध्यान रखना एलसीएम के टाइम पे 5 की पावर 0 होगी, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में क्या होगा, 5 की पावर 1 ग्रेटेस्ट, 5 की पावर 1 हमने यहाँ पर ले लिया है। क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो इनका कैलकुलेट कर लेते। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 होता है 45, 45 इंटू 2 90 होता है, राइट। तो हमने यहाँ पर 18 और 90 का एलसीएम फाइंड किया है, जो कि आया है 90। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एचसीएफ और एलसीएम एग्जाम, राइट। चलो अब यहां पर देखो 3 नंबर्स आ गए हमारे पास में, 3 नंबर्स का हमें क्या करना है फाइंड, एचसीएफ भी करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 18, 30 और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 18, 30 और 90 के सेपरेटली इंडिविजुअली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फैक्टर्स निकाल लूंगा। 18, फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 18 के फैक्टर्स। ऐसे ही मैं किसके निकालूंगा, ऐसे ही मैं निकालूंगा 30 के, तो 2 से जा रहा है 15 टाइम्स, फिर 3 से जा रहा है 5 टाइम्स और फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स। ऐसे ही मैं यहाँ पर 90 के निकालूंगा, तो 2 से जा रहा है 45 टाइम्स, 3 से जा रहा है 3 से जा रहा है 5 टाइम्स, 5 से जा रहा है 1। हमारे पास में 18 के फैक्टर्स निकल गए हैं, 30 के फैक्टर्स हमारे निकल चुके हैं और 90 के फैक्टर्स हमारे निकल चुके हैं। तो क्या निकल चुका है, देखो 2 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। और यहाँ पर है हमारे पास में 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम भी। एलसीएम मींस एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर लेनी है। तो पहले एलसीएम निकाल लेता हूँ, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो यहाँ कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो एलसीएम लेते टाइम हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 को लेंगे। और यहाँ देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ है ही नहीं 5, तो कोई बात नहीं एलसीएम में चलेगा। और 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1, जब का तो कितना आया, 2, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो निकला है वो 90 निकला है। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कंपैरिजन नहीं है, तो 2 की पावर 1 हम लेंगे लोवेस्ट पावर। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 मतलब 3 लेंगे, राइट। यहाँ पर देखो 5 की पावर 1, लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं 5, अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कॉमन फैक्टर एचसीएफ लेते टाइम पे हम उसको 5 को नहीं लेंगे, राइट। तो 2 इंटू 3 ही हम यहाँ पर ले पाएंगे। तो क्या आएगा आंसर, 2 इंटू 3 की होता है हमारा 6, राइट। तो हमारा जो 18, 30 और 90 का एचसीएफ निकलेगा वो 6 निकलेगा, और एलसीएम जो निकलेगा वो 90 निकलेगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड 70 एलसीएम एंड गिवन नंबर्स, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 15 और 70 का, और वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप मैंने बताया था ना आपको अभी, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, राइट। वही यहाँ पर इसको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम ले लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ 15 और 70 के। तो 15 और 70 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेता हूँ। तो पहले इंडिविजुअली मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, तो 15 फिर 5 1 जा 5, 70 के ले लूंगा, तो 70 यहाँ पर है, 3 से मैं काटूंगा इसको 35 टाइम्स, और फिर ये 5 से जा रहा है 7 टाइम्स, और फिर ये 7 1 जा 7, राइट। तो हमारे पास में 15 के निकल गए हैं और एक 70 का निकल गया है। 15 के निकलेंगे 3 इंटू 5 और 70 के निकलेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। तो मैं यहाँ पर एलसीएम भी निकाल लेता हूँ और एचसीएफ भी निकाल लेता हूँ, दोनों निकाल लेता हूँ। तो एलसीएम में मैं क्यों देख
लूंगा पावर लेते हैं तो 3 की पावर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो 3 ओनली 3 की पावर 1 ले लिया, 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 1 ले लिया, 7 की पावर 1 तो बिल्कुल सही बात है, 5 × 3 = 15 15 7 105। ठीक है, क्या ये गलती हुई है? बिल्कुल हुई है, 5 × 3 = 15 15 7 105 70। ठीक है, और 3 × 5, ठीक है, 5 7 35 7 एकम 7 3 पैत, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है, 2 से थोड़ी रिड्यूस किया, क्या क्या 3 से नहीं, 3 से नहीं, कैसे कर लिया गलती मैंने, 2 से रिड्यूस होगा 35 टाइम्स और ये 5 से रिड्यूस होगा 7 टाइम्स, 7 × 1 = 7, 7 5 35 35 × 2 = 70। ठीक है, इसको चेंज कर दो भैया, एक मिनट, 2 × 5 × 7, राइट, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 अवेलेबल नहीं है लेकिन 2 को लेंगे, नीचे अवेलेबल नहीं है तो भी लेंगे, और यहाँ पर 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 भी आ जाएगा क्योंकि ऊपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 5 35 35 × 3 = 105, 105 दूना 210, तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 210, ये हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, अभी हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए कॉमन होना जरूरी है, ध्यान रखना, यहाँ 3 है लेकिन नीचे नहीं है तो नहीं लेंगे, नीचे 2 है लेकिन ऊपर नहीं है तो नहीं लेंगे, यहाँ 5 ऊपर है 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है तो नहीं लेंगे, तो ऐसा आ गया 5। अब चलो हम रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, यहाँ पर इनकी रिलेशनशिप जो एलसीएम और एचसीएफ की रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो जो हमारे रिलेशनशिप होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, मीन्स ए इंटू बी होता है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर निकाला एलसीएम, एलसीएम कितना निकाला 210, और एचसीएफ कितना निकाला, एचसीएफ निकाला 5, जो कि होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, नंबर्स कौन कौन से हैं 15 और 70, तो 15 × 70 कर लेते हैं, राइट। तो 200 करेंगे तो इतना होता है कि 84 21 पंजे 105 और एक जीरो 1050, और 15 × 70 करेंगे तो 15 7 जा 105 और एक जीरो, तो देखो यहाँ पर LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है, और LHS अगर RHS के इक्विवेलेंट हो रहा है तो आप वेरीफाई कर पा रहे हो, तो ये वेरीफाइड है बेटा, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है, वेरीफाई आप यहाँ पर कर पा रहे हो, LHS जो है RHS के इक्विवेलेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, द साइकिलिस्ट आर राइडिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, वन कंप्लीट्स अ राउंड इन 12 मिनट्स एंड द how many minutes will this meet at the starting point if they start together। देखो क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो साइकिलिस्ट हैं जो कि राइड कर रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे, वन कंप्लीट्स अ राउंड इन 12 मिनट्स, एक तो है ना पूरे राउंड को 12 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देता है, और एक जो है वो 18 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रैक यहाँ पर बना लेता हूँ, है ना, फिर इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, मान के चलो कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि मान के चलिए कि 2 साइकिलिस्ट हैं और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मैंने कह दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वन कंप्लीट राउंड इन 12 मिनट्स, एक तो क्या करता है 12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देता है राउंड, और एक 18 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है, एक है ना, तो मतलब देखो स्पीड डिफरेंट है ना इनकी, अगर एक 12 मिनट में कर रहा है और एक 18 मिनट में इस राउंड को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब है कि इनकी स्पीड अलग है ना, 12 मिनट वाले की ज़्यादा है क्योंकि कम टाइम के अंदर इसको कवर कर रहा है, और 18 मिनट्स वाले की थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, जो 12 मिनट में कर रहा है राउंड को कंप्लीट। तो स्पीड डिफरेंट होने की वजह से इनको टाइम अलग अलग रहा है, 12 मिनट और एक को 18 मिनट, ये चीज़ तो क्लियर है। चलो अब देखो मान के चलो यहाँ पर आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बोथ साइकिलिस्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इफ दे स्टार्ट टुगेदर। ठीक है, आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पर, ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद में मिलेंगे अगर ये एक साथ स्टार्ट होते हैं, इफ दे स्टार्ट टुगेदर। तो देखो ये स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है जो फर्स्ट साइकिलिस्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो अभी मैं डायरेक्ट भी आपको बता दूंगा कि इसमें करना क्या था, लेकिन एलसीएम निकालना है, सिंपल है इसमें, है ना। अब वो निकालना क्यों है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट साइकिलिस्ट, तो इसमें टाइम लगेगा, तो आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट एलसीएम में तो निकालना है, समझो इसको, देखो फर्स्ट साइकिलिस्ट है, इसको निकलना, इसको लग रहा है, ठीक है, इसको लग रहा है 12 मिनट, और एक सेकेंड साइकिलिस्ट है,
ठीक है, इसको लग रहे हैं 18 मिनट। सबसे पहली बात ये तो क्लियर हो गई। अब अगर इसको 12 मिनट लग रहा है, इसको ये सर्कल इस पूरे राउंड को करने में, कंप्लीट करने में 12 मिनट अगर इसको लगते हैं, तो ये पूरा राउंड इसको 12 मिनट में कंप्लीट कर देता है, राइट। और ये सेकंड वाला साइकिलिस्ट जो है वो 18 मिनट में कर रहा है। तो अब समझो, देखो हो सकता है कि 12 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गया फर्स्ट वाला साइकिलिस्ट, पहला जो 12 मिनट आया उसके अंदर ये फर्स्ट साइकिलिस्ट तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये सेकंड वाले 12 मिनट के अंदर कहाँ पहुँचेगा, सिर्फ यहीं पहुँचेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है ना। तो ये 12 मिनट के, क्योंकि ये पूरा सर्कल को करने में, पूरा एक कंप्लीट राउंड करने में 18 मिनट लगाता है। तो अगर मैंने इनकी 12 मिनट की पोजीशन देख ली कि यार 12 मिनट में देखता हूँ, 12 मिनट के अंदर फर्स्ट साइकिलिस्ट तो यहाँ पहुँच गया, पूरा कंप्लीट राउंड, भैया यहीं बैठा है। समझे मेरी बात को। फिर नेक्स्ट जो आएगा, फिर मैंने देखा नेक्स्ट 12 मिनट में देखता हूँ यार, नेक्स्ट 12 मिनट जैसे हुआ तो कितने मिनट हो गए, टोटल 24 मिनट हो गए। तो नेक्स्ट 12 मिनट में ये भैया फिर से बैठ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये पहुंच गया, ये कहां पे पहुंचा, ये मान के चलो ये पहुंचा यहां पर पहुंचा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12 मिनट करा मैंने, तो ठीक है, तो क्या कर लिया इसने, पूरा कंप्लीट एक चक्कर कर लिया, और ये भैया हो सकता है यहां पहुंच जाए, तो यहां पहुंच गया मान के चलो। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर गए, कब मीट करें, 36 मिनट पे मीट करें। क्लियर है। अभी समझाने के लिए मैंने करा ऐसे, एक्चुअली मैं आपको बताया कि थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताया कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि कैसे निकालेंगे सर। तो मैं यहाँ पर कैसे बता रहा था, आप 18 मिनट गए, सॉरी 12 मिनट हो गए, फिर 24 मिनट हो गए, फिर 36 मिनट हो रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉमन मल्टीपल ले रहा हूँ मैं एक्चुअली में। मैं यहाँ पर 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 12 है और 18 है, इनके मैं मल्टीपल लेने की कोशिश करता। क्लियर है। तो कुल मिला के यहाँ पर एलसीएम ही निकालना है आपको, सिंपल। तो देखो 18 और 20 के आपको क्या करने हैं, यहाँ पर एलसीएम निकालने, ठीक है। सॉरी 18 नहीं है, क्या है इसमें, 12 और 18, इनके हमें एलसीएम निकालने। तो 12 का मल्टीपल मैं निकालता हूँ। तो 12 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 12 के मल्टीपल, या हम उस तरीके से कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ 12 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, या हम कह सकते 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ऐसे में 18 के भी निकाल लूँगा। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 की पावर 2। तो देखो हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 9, कितना आ गया 36। तो कितना निकलेगा, 12 और 18 का एक कॉमन पॉइंट जो कि लीस्ट होगा वो निकलेगा 36। ये यहाँ पर मीट कर जाएंगे। क्लियर। इसलिए हमने एलसीएम निकाला, एक कॉमन पॉइंट देखा इनका कि यार ये मिनट बाद में एक कॉमन मीट करेंगे। तो 12 और 18 के मैंने क्या करे, कॉमन मल्टीपल ले लिए और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हालांकि ये और भी आगे भी मीट करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, इसने बोला है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बोथ साइक्लिक मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इफ दे स्टार्ट टुगेदर। तो पहली बार ये कब मीट करेंगे ये आपको बताना था यहाँ पर। क्लियर है। तो 36, इसके लिए हमने क्या निकाला, एलसीएम फाइंड किया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फ्रेंड्स हैव ropes of length 24 meter, 36 meter and 40 meter. They want to cut their ropes into equally smaller pieces without any leftovers. So what is the maximum possible length of each smaller piece they can cut? Right? देखो 3 फ्रेंड्स हैं, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा आपको 3 फ्रेंड्स बना देता हूँ। ये मैंने लिखा एक फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर सेकंड फ्रेंड, और फिर मैंने यहाँ पर थर्ड फ्रेंड। ये 3 फ्रेंड मैंने बना लिए, राइट। इनके पास में जो रॉप्स है ना, अलग अलग रॉप्स हैं। इसके पास में है 24 मीटर की रोप, इसके पास में है 36 मीटर की रोप, और इसके पास में है 48 मीटर की रोप। दे वॉन्ट टू कट देयर रोप्स इंटू इक्वली स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। वॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर पीस दे कैन कट। देखो इसने पूछा है आपको कि यार इस रोप को क्या करना है, स्मॉलर पीसेस में कट करना है, लेकिन इसने कहा है विदाउट
एनी लेफ्ट ओवर, मतलब बचनी नहीं चाहिए। और इक्वली आपको इक्वली स्मॉलर पीसेस में आपको करना है। इक्वली पीसेस मतलब फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला इसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब ये जितने में कट करेगा, मान के चलो एक ऐसी आपको मेजरमेंट लेनी है कि इसका जो जो आप इसको कट करते हो, 24 को कट करते हो, उतना ही मेजरमेंट में इसको कट करना है, उतने ही मेजरमेंट में इसको भी कट करना है। मतलब इक्वली होना चाहिए इनका, ठीक है, अलग अलग स्मॉलर पीस में। तो आपको एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो हर एक स्मॉलर पीस की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 24 मीटर, 36 मीटर, एक ये बड़ी थी, ठीक है, ये 24 मीटर है, ये 36 मीटर है, ये 48 मीटर है। तो हमको इसको कट करना है, तो इक्वली होना चाहिए एक तो, राइट, और एक मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होनी चाहिए, ये आपको बतानी है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, समझ गए क्वेश्चन मतलब। अब क्या करेंगे हम इसके लिए HCF यहाँ पर फाइंड करेंगे, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेंगे। का मतलब समझिए, हम कट करेंगे तो हमारे को एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बोला ना, तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो हाईएस्ट हो, जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो, है ना। HCF मीन्स मैंने आपको बताया था, HCF मीन्स मैंने बताया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो एक ऐसा मेरे को डिवीजर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हूं। तो अब मेरे को बता दो एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हूं। तो आप कहोगे सर 12 कर रहा है, 12 से ये 2 टाइम्स जा रहा है, 36 3 टाइम्स जाएगा, और ये 4 टाइम्स जाएगा। तो ये देखो 12 से जब जाएगा तो यहां पर बनेगी 2 रोप्स, राइट, ठीक है। तो ये मैंने बन गई, ये 3 टाइम्स, तो 1 2, या इक्वल इक्वल हो गए, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही ये 4 रोप्स, यहाँ 3 रोप्स बनेगी, यहाँ 4 रोप्स बनेगी, 1 2 3। अब इनकी लेंथ आप देखोगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 मीटर है, ये 12 मीटर है। ऐसे इसकी लेंथ देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है। ऐसे इसकी लेंथ देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 12 तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 12 है। इसलिए तो इसने कहा था इक्वली स्मॉलर पीसेस। देखो इसने कहा ना इक्वली स्मॉलर पीसेस, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ये इक्वल है, 12 12 12 12 12 12 सारे के सारे इक्वल स्मॉलर पीसेस हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, सिंपल करना था आपको, HCF आपको निकालना था, HCF ऑफ 24 36 एंड 48। तो HCF ऑफ 48 इज 12, तो 12 आंसर होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें आपको 24 36 और 48 पूरे आपको करने थे, 24 36 एंड 48 ऐसे लिख के, और आपको 2 3 जा 6, 2 की पावर 3 इंटू, 1 मिनट पूरा कर ही देता हूँ मैं, 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, 3 जा 24, ये आएगा। 36 के लिए मैं क्या करूँगा, 2 फिर 9, अच्छा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है, सही है। और 48 के लिए क्या करूँगा मैं, 2 इंटू 24, और ये हो जाएगा 12 और 24, ये हो जाएगा 2 6, 2 इंटू 3, हाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर HCF इसका फाइंड करेंगे। तो HCF के लिए क्या करते हैं, हम लोवेस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 में लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 में लोवेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 और 3, 4 3 जा 12। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 12 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते चलो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन HCF एंड LCM। HCF और LCM के ऊपर बेस्ड हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको करने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं
ऊपर, इरेशनल नंबर के ऊपर। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में, है ना, रियल नंबर्स के बारे में समझने की कोशिश की कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने नंबर्स के बारे में देखा, और हमने एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें देख ली। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल्स का। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में अब समझते हैं। देखो इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो इरेशनल नंबर्स को मैंने आपको बताया था पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहां पर पी एंड क्यू जो इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जिनको कर सकते हो वो रेशनल नंबर होता है। अब इसका नेचर आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स का नेचर किस टाइप का होता है, राइट। एक रेशनल नंबर्स होता है और एक इरेशनल नंबर होता है, हालांकि इसके नेचर के बारे में अभी और आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। देखो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग मीन्स होता है रिपीट नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग आप बोल सकते हो, और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होंगे और नॉन रिपीटिंग भी नहीं, नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है इनकी, ये नेचर होता है इनका। तो इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट डिफरेंट फ्रॉम रेशनल। तो रियल नंबर है, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं रेशनल नंबर से, राइट। तो एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स आप देख सकते हो, √2 हुआ, √3 हुआ, ठीक है। पाई एक हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग केस होता है। ई देखो, ई लिख रखा है, ई मतलब होता है यूलर, ठीक है, एक यूलर नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करवाऊंगा। और एक और होता है गोल्डन रेशो, जिसको हम फाइन से डिनोट करते हैं, राइट। तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग केस होता है। और ऐसे ही -√7 ये भी हमारा एक तरह से क्या है, इरेशनल नंबर है, क्लियर। तो इरेशनल नंबर्स का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो इरेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू से, हम इसको क्या, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट डैश लगाते हैं, क्यू डैश, ठीक है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखो रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर होता है, और रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो क्या क्यू, क्यू मीन्स रेशनल, और क्यू डैश मीन्स इरेशनल, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, मतलब ये मैंने यूनियन बना दिया। यूनियन ये आप सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो वहां पढ़ोगे। यूनियन, यूनियन मीन्स होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये भी और ये भी। तो क्यू मतलब रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इक्वल टू रियल नंबर, आर रियल नंबर बन गया, वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो जी प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये क्या आगे चल गया, क्या मैं पीछे चल गया, सॉरी। चलो तो अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाउ आइडेंटिफाई एन इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सर सर प्लीज कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये बताइए, इरेशनल नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं नेचर की बात करूं तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनका नेचर कैसे होता है, इनका नेचर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। नॉन रिपीटिंग की जगह नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो, या आप नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो, क्लियर है। तो इनका जो नेचर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, पहली बात तो क्लियर है, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इस चीज को देखना है। तो देखो आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ यही देखना है आपको कि अगर कोई भी नंबर आपका, रूट में कहा, रूट के अंदर 3 मैंने बोल दिया, रूट के अंदर मैंने 2 बोल दिया, रूट के अंदर मैंने 5 बोल दिया, रूट के अंदर मैंने 6 बोल दिया, रूट के अंदर मैंने 7 बोल दिया, रूट के अंदर मैंने 8 बोल दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर है, पहली बात, क्लियर है। क्या √9 हमारा इरेशनल है, नहीं, √9 हमारा इरेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि √9 सॉल्व हो जाता है 3 के अंदर, और 3 जो होता है वो होता है हमारा रेशनल नंबर, क्लियर है। 3 जो होता है वो हमारा होता है रेशनल नंबर। तो देखो के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है ना, जैसे मैंने कहा 25, तो 25 क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। मैंने कहा 4 तो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, मैंने कहा 16 तो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 5 निकलेगा, 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 निकलेगा, 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 4 निकलेगा। तो इनकी स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो अगर हमारे रूट के अंदर अगर ऐसी वैल्यू होती है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है, तो वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी, जैसे कि 8 है, ठीक है, 6 है, 7 है, तो वो क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। पहली बात तो ये ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। एक तो रूट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। एक होता है कि जैसे कि हमारे पास में कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 3.1796214 और ये आगे तक चल रहा है, डॉट 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 लगा रखा है, और आप यहां पर समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार कोई वैल्यू रिपीट हो रही है क्या ढंग से, है ना। 3.1796214 समझ ही नहीं पा रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर हमारी रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये वाला केस भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग केस हो गया, तो ये भी हमारा इरेशनल होता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रेशनल और इरेशनल। अभी हम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये थोड़े से आपको देखना होता है और कुछ भी नहीं है। और जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इरेशनल नंबर्स की। तो देखो, सबसे पहली बात, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ठीक है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल से भी लेके मैं समझा देता हूँ आपको, जिससे कि थोड़ा सा क्लियरिटी आपको मिल जाए कि दो रेशनल नंबर्स अगर मैं करूँ, कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया 1/2 प्लस 3/4, ये मैंने ले लिया, और इसका मैं जब रिजल्ट निकालूंगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर्स है, राइट। तो ये दोनों रेशनल नंबर्स है, तो इनका हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, रेशनल नंबर निकलेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम में निकालूंगा तो 4 आएगा। तो 2 1 जा 2 2 जा 4 जा 4, तो ये हमारा 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/4, राइट। ये कितना निकल जाएगा मेरा 5/4। तो 5/4 भी हमारा क्या आया, रेशनल नंबर आया। तो कभी भी अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रेशनल निकलेगा, ऐसा नहीं कि इरेशनल निकलेगा। पहली क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम जब हम करेंगे ना, तो इरेशनल नंबर आएगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नंबर दे दो, कोई सा भी एक रेशनल नंबर दे दो, तो एक रेशनल नंबर लिख लेते 3 प्लस एक, मैंने कहा इरेशनल नंबर ले लेते हैं, तो एक इरेशनल नंबर ले लेते 3 + √2। अब 3 + √2 का जब हम सम करेंगे तो यही आएगा 3 + √2, क्योंकि आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, 3 + √2 जब हमने किया तो 3 + √2 आएगा, जो कि क्या है, जो कि है इरेशनल नंबर, जो कि है इरेशनल नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सम जो होगा वो इरेशनल होगा। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर विद अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो, इरेशनल नंबर को जब प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर्स विद अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जब आप रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को आप किससे, रेशनल नंबर से ऐड मल्टीप्लाई करवाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक नंबर है √2, एक नंबर है हमारे पास में √2, ठीक है, और एक नंबर है 2 या 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा इरेशनल हो गया, एक हमारा रेशनल हो गया, इनका होगा वो 3√2 होगा, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 3√2 होगा। तो जब भी आप इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से, नॉन जीरो रेशनल नंबर से आप जब मल्टीप्लाई करवाते हो, तो रिजल्ट जो बनता है वो क्या मिलता है, हमारे को इरेशनल ही मिलता है। ये नंबर जो है ये इरेशनल ही है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, दोनों अगर नंबर हमारे इरेशनल हो, वो हमारा प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है √3 और एक नंबर 2√3। तो अब देखो, ये नंबर क्या है, ये नंबर है हमारा इरेशनल, ये भी नंबर इरेशनल है। जब इनका मैं प्रोडक्ट करूंगा तो देखो, √3 × √3 कितना होता है, इनका प्रोडक्ट करना आता है आपको, √3 × 2 × √3, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो √3 × √3 3 और 3 × 2 6। तो देखो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है हमारे को 6, जो कि होता है रेशनल नंबर। क्लियर है बात, जो कि हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो देखो, दो इरेशनल नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे को रिजल्ट क्या मिलता है, मिलता है रेशनल नंबर, राइट। ऐसे ही
तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई रेशनल। ऐसे ही मैं अगर √3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4√2 से, तो अब रिजल्ट हमें क्या मिलेगा पता है? अब रिजल्ट मिलेगा हमारे को 4√6, और 4√6 क्या होता है? 4√6 इरेशनल होता है। तो देखो हमारे को इरेशनल भी मिल सकता है। तो जब भी दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है। एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे एग्जिस्ट। ठीक है, दो इरेशनल नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इरेशनल नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ ये एग्जिस्ट नहीं करते। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस बट अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज क्लोज्ड। देखो इसको समझते हैं। इरेशनल नंबर्स जो होता है उनका मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो क्लोज नहीं होते, है ना। मतलब इरेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो अंडर क्लोज नहीं होंगे। मतलब इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जरूरी नहीं है कि आपका इरेशनल नंबर मिले, रेशनल भी मिल सकता है, राइट। जैसा कि अभी हमने किया था, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो रेशनल नंबर मिला था, और इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल भी मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अंडर क्लोज नहीं होती, ये प्रॉपर्टी जो होती है ये अंडर क्लोज नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये नॉट क्लोज होती है। नॉट क्लोज मीन्स इरेशनल को इरेशनल करने पर इरेशनल ही नहीं मिलता है, रेशनल भी मिल जाता है, इसलिए ये लिख रखा है कि नॉट क्लोज। ठीक है, चलो। ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। तो देखो जब दो इरेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कहा, तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिल सकते हैं। पाई को पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई स्क्वायर जो कि रेशनल है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला जो कि रेशनल है। तो दोनों मिल सकते हैं जब हम दो रेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करवाते हैं। ठीक है, चलो। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर एंड नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। ठीक है, जब प्रोडक्ट हम करते हैं इरेशनल नंबर का नॉन जीरो इरेशनल नंबर से, जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी इरेशनल नंबर विद एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो फॉर एग्जांपल इनटू √2 इज एन इरेशनल नंबर एज इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q। तो ये क्या बना हमारे को? नॉन जीरो जो हमारे को नंबर मिला वो इरेशनल नंबर। सम ऑफ इरेशनल नंबर्स, देखो 3√2 है प्लस 4√3 करा, जो कि इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा एज इट इज 3√2 प्लस 4√3। तो ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसे 3√2 प्लस 6 को, ये इरेशनल था और ये भी इरेशनल था, इन दोनों का ऐड किया तो क्या होगा? 3√2 से 3√2 कट जाएगा तो ओनली 6 बचेगा, और 6 क्या होता है? रेशनल होता है। तो जब भी हम एडिशन करते हैं तो हो सकता है हमारा रेशनल भी मिले, और हो सकता है समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल हमारे को मिलते हैं जब हम इरेशनल नंबर्स को सम करते हैं दोनों को। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, इज पाई एन इरेशनल नंबर्स। तो आपको यहां पर ये बताना है कि क्या पाई हमारा जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ये चीज बतानी है आपको। पाई आपको पता है ना, पाई क्या होता है? पाई ऐसा होता है, पाई का साइन ये होता है, और पाई की वैल्यू जो होती है वो भी आपको पता है 22/7 होती है, या आप कह सकते हो 3.142857। इस तरीके से ये आगे चलती रहती है, इस टाइप की वैल्यू होती है। अब देखो 22/7 है ना, ये तो हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं इसकी, एक्चुअली में ये एक आपकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो होती है 3.142857 और इस तरीके से चलती रहती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो पाई एक तरह से क्या है? इरेशनल है। पाई जो है वो क्या है? इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर होता है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन नेचर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ऐसे 22/7 है हमारे पास में, 22/7 ये क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर है, ध्यान रखना। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर ये तो पाई की वैल्यू होती तो ये तो इरेशनल होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यू दे रखी है इसने, ये थोड़ी बोला पाई, इसने बोला 22/7 क्या है, तो 22/7 तो रेशनल है ना, रेशनल नंबर है बेटा 22/7। क्यों? क्योंकि p/q के फॉर्म में, वेयर p एंड q इंटीजर्स एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो 22/7 जो है वो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सॉरी। लिस्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब देखो इरेशनल नंबर्स की लिस्ट हमने आपको बताई है, अभी मैंने आपको बात भी कही थी यूलर्स नंबर्स के बारे में। तो देखो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.141592, इस तरीके से चलती रहती है आगे तक। यूलर्स नंबर होता है एक, जिसको ई से डिनोट करते हैं,
0.828 इस तरीके से वैल्यू होती है, आगे चलती रहती है। और एक गोल्डन रेशो भी होता है जिसको फाइन से डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है इसका 1.6180, इस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक मैंने आपको बता रखी है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर्स, इस स्टेटमेंट को भी देख लो। ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है ना प्राइम नंबर का, कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो आप, उसका स्क्वायर रूट करो, जैसे कि 5 ले लिया मैंने और उसका स्क्वायर रूट, तो ये इरेशनल है। ऐसे ही मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया 11, ऐसे मैंने ले लिया 13, ऐसे मैंने ले लिया 23, और मैंने प्राइम नंबर ले लिए कुछ भी। ठीक है, जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है, ऐसे मैंने और भी प्राइम नंबर ले लिए 29 ले लिया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। तो ये एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी, प्राइम नंबर का क्या होता है, जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन इरेशनल नंबर्स, अब इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलो, सम क्वेश्चंस ऑन इरेशनल नंबर्स, अब इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा लगा लेते हैं जिससे कि हमारे थोड़े से फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। तो फाइंड रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स अमंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो देखो ये 2 है, तो 2 बताओ मेरे को क्या है, तो 2 आप बोलोगे रेशनल है, नेचुरल नंबर है। ऐसे यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या है, रेशनल है। देखो √3 है, √3 क्या है, इरेशनल है। √2 क्या है, इरेशनल है। 1.3333, अब इस सिचुएशन को भी मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा। ये होता है 1.3333, मतलब रिपीटिंग केस है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये डॉट डॉट लगा हुआ है, लेकिन ये रिपीटिंग केस है, तो इसको बोलते हैं 1.3 पे बार, 3 रिपीट हो रहा है, तो जो वैल्यू रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा जाता है, तो 1.3 पे बार, तो ये रिपीट हो रही है, राइट। इस टाइप की वैल्यू जो होती है ना वो रेशनल होती है, ध्यान रखना। तो ये नंबर क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अभी आगे डिस्कस करेंगे हमें 1.112 123 1234, यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ रिपीट हो रहा है क्या, पर्टिकुलर नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इरेशनल होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स, चलो हमें यहाँ पर बताना है कि जो इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनका फाइंड करना है सम। तो देखो √2 और √2 को जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, √2 और √2 को ऐड करते हैं, यहाँ पर देखो इसका मैं निकाल रहा हूँ ए पार्ट का, जब मैं यहाँ पर √2 को √2 ऐड करूँगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा, 2√2। ऐसे ही मैं यहाँ पर 2√3, ये बी वाला पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर √2 को प्लस करता हूँ √3 से, तो ये आगे रिजल्ट हमें √2 + √3, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तो यही देगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो सम निकला है वो क्या निकला है, 2√2, और यहाँ निकला है √2 + 3, तो कुल मिला के यहाँ पर सम करना था तो हमने कर लिया इरेशनल नंबर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, जो हमारे को यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इनके प्रोडक्ट करने, इरेशनल नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर इरेशनल कर देना, ये इरेशनल है। तो यहाँ पर देखो √2 ए है, √2 को जब हम √2 से प्रोडक्ट करेंगे तो √2 × √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर, √2 × √2 का √2 का स्क्वायर, और 2 से हमारा कट जाता है तो 2 आता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √4 आएगा, और √4 सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ऐसे ही बी, तो इसका आंसर 2 आएगा। ऐसे बी है, √2 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो यहाँ वैल्यू है ना, उनको वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना होता है 6, और रूट लगा दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √6 आ जाएगा। तो √2 × √3 कितना होता है, √6। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो हमारे पास में जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है रियल नंबर की, वो कौन कौन सी होती है ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन होती है एक तो टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी रिपीटिंग केस होता है और एक नॉन रिपीटिंग केस होता है, ये पता होना चाहिए। तो कुल मिला के टोटल हमारी अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 3 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। एक तो टर्मिनेटिंग हो गई, बिल्कुल अलग टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये 3 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग मीन्स जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, ये आगे तक नहीं चल रही, मतलब टर्मिनेट है तो वो टर्मिनेटिंग होती है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दोज डेसिमल नंबर्स दैट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स,
ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती है, ठीक है, जो काउंटेबल डिजिट्स होती है। दैट मीन्स द नंबर कम्स टू एंड आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ रिपीटेशंस, राइट। तो यहाँ पर देखो 0.5 है, तो ये टर्मिनेट है, ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पॉइंट हटा के हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 0.678 है, तो इसकी पॉइंट हटा के हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। ऐसे ये सारे नंबर्स टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ऐसे ही एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल नंबर्स दैट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो हियर द नंबर डजंट कम्स टू एंड। देखो यहाँ पर देखो 1.3333 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम इस केस को क्या बोलेंगे? इस केस को बोलेंगे 1.3 पे बार। 333 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 पे बार। ऐसे यहां पर इस केस को देखो 523636, तो एक रिपीटेशन हो रही है यहाँ पर 3636, तो इसको बोलेंगे 52.36 पे बार। ऐसे यहाँ पर देखो ये है, तो 2 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है? 343537684904। तो यहाँ पर ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसको बार के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये वाला जो केस है, ये 14159, यहाँ पर भी इसको बार के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को बार के फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको बार। लेकिन हाँ, चारों के चारों केसेस नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो ये डॉट 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 लग रहा है, डॉट 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 डॉट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर क्या हो रही है? आ रही है। क्लियर है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग केस है। चलो, अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास में? रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग अभी मैंने आपको बताया था क्या, देखो यहाँ पर 0.5555, तो सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती है वो यहाँ पर रिपीट होती है, तो 0.5555, तो इसको बोल सकते हैं हम 0.5 पे बार। ऐसे यहाँ पर देखो 13.262626, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं 13.26 पे बार। ऐसे यहाँ पर देखो 1.8769 ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो 1.8769 पे चारों पे बार लगा दी। क्लियर है? तो इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा नोट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, जो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि जो भी बार वाले क्वेश्चंस, जो रिपीटिंग वाले केस होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। दे कैन बी एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। अभी एक्सप्रेस करना सीखेंगे भी सही हम, ठीक है। चलो, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इन नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स देयर इज नो यूनिफॉर्म रिपीटेशंस ऑफ नंबर्स, राइट। तो यहां पर ऐसा नहीं होता यूनिफॉर्म रिपीटेशंस ऑफ नंबर्स। 4.34 5627 238, भैया समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या रिपीट हो रही है वैल्यू, तो ये नॉन रिपीटिंग केस है। 1.61803398, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग केस है। 2.71828 1828, भैया नहीं हो रहा है। ऐसे ये वाला नंबर, तो यहां पर एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो रही है? रिपीट नहीं हो रही है। हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पर कुछ वैल्यू रिपीट हो रही हो, तो इनको हम बार के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस, राइट। तो अब इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, राइट। पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर समझते हैं कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो अब हमको समझना होगा कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइप 0.y इस तरीके से, ठीक है, और 0.xy या 0.xyz इस तरीके का अगर आपको देखने को मिले, केस 1, ठीक है, इस टाइप की फ्रैक्शंस अगर आपको देखने को मिले, इस टाइप की कन्वर्ट, जैसे यहां पर देखो डेसिमल 0.444444 इस तरीके से ये आगे चल रही है, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आपने क्लास 9th में भी किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, और फिर मैं इसकी अप्रोच भी बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 0.4444 ये नंबर है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 0.4 पे बार लिख सकता हूँ,
पहले मुझे ये बताओ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर है? मतलब यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्रेडिशनली जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ट्रेडिशनली मैं जाऊँगा तो क्या, पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक्स की फॉर्म में, इसको मैं बोलूँगा, इसको लेट कर लूँगा कि भैया तू एक काम कर, तू एक्स हो जा। ठीक है, मैं क्या कहूँगा कि x हो जा तो इसको मैंने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.4444। तो यहां पर देखो मैंने पहला काम क्या किया, इसको x बोल दिया कि तू x हो जा 0.4444, लेट x इज इक्वल टू। ठीक है, चलो ये क्लियर करने के बाद में इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब एक रूल आपको ध्यान रखना है, जो कि रूल मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट है ना, एक तो ये, और मल्टीप्लाई बाय ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट, फॉर एग्जांपल अगर वन नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है। टू नंबर ऑफ डिजिट्स तो 100 से मल्टीप्लाई, थ्री नंबर ऑफ डिजिट्स तो 1000 से मल्टीप्लाई, फोर नंबर ऑफ डिजिट्स तो आपको 10,000 से। मतलब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, अच्छा 1 है तो 1 जीरो, 2 है तो 1 के साथ 2 जीरो, 3 है तो 1 के साथ 3 जीरो। तो इस टाइप से इनको मल्टीप्लाई करना होता है। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? चलो, तो यहां पर देखो एक डिजिट्स रिपीट हो रही है 0.4444, तो एक 0.4 पे बार मैं इसको बोल सकता हूं, मतलब एक डिजिट्स यहां पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एज ओनली वन टर्म इज रिपीटिंग, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x को 10 से 10x, और 0.4444 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.444 आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 4.444 इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को, राइट? हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो माइनस, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, राइट? तो देखो 10x में से x माइनस करूंगा तो 9x आएगा, और इसमें से इसको जब माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4.4444 में से 0.4444 ये माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 9x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 4/9 हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू आ गई है 0.4 पे बार की, 0.4 पे बार की, वो कितनी आ गई है, 4/9। मतलब हमने क्या करा, इस डेसिमल को 4/9 पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रेशनल नंबर्स है ये। क्लियर है? चलिए, तो इसलिए हम बोलते हैं बार वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, बार वाले जो भी डेसिमल्स होती है हमारी, वो क्या होती है, रेशनल होती है। क्लियर है? चलिए, अभी हम अप्रोच भी जानेंगे इसके कि क्या सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, अप्रोच से भी आप इस क्वेश्चन की पी बाई क्यू निकाल सकते हो। चलो, कन्वर्ट 0.45454545 टू अ फ्रैक्शन। क्या करना है बेटा, करना क्या है, 0.454545 ये रिपीट हो रहा है, राइट? तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम कैसे, इस क्वेश्चन को करेंगे हम बाय अप्रोच। ठीक है, पूरा ट्रेडिशनल नहीं जाएंगे, बाय अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? कैसे करेंगे, देखो यहां पर पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो है, ये नंबर को हम 0.4545 तो 0.45 पे बार बोल सकते हैं। तो अब देखो समझने की कोशिश करना, जिस पे बार नहीं है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, रिपीटेड टर्म, जो भी रिपीटेड टर्म हो रही है उसको आप लिख लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नाइन्स फॉर रिपीटेड टर्म्स। सिंपल। तो यहां पर रिपीटेड टर्म क्या हो रही है, 45, 4545। तो आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, जो रिपीटेड टर्म है, ठीक है, यहाँ पर रिपीटेड टर्म 0.45 पे बार है, मतलब रिपीटेड टर्म क्या हो रही है 4545, तो रिपीटेड टर्म लिख लो 4545। ठीक है, फिर बोला इसने नंबर ऑफ नाइन्स फॉर रिपीटेड टर्म्स, तो नंबर ऑफ नाइन्स कितने आएंगे रिपीटेड टर्म के लिए, यहाँ पर रिपीटेड टर्म कितनी है 2, तो नंबर ऑफ नाइन्स लिख लो 2। ये हो गया इसका कन्वर्जन, 45/99 इसका आंसर आएगा, राइट? इस तरीके से आपको करना होता है। अब इसमें और चेंजेस करेंगे अपन, अभी टाइप 2 आने वाला है, केस 2 आने वाला है। केस 2 क्या है, केस 2 है फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म 0.abcxy
एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई द कॉम्बिनेशन ऑफ रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब इसका मतलब समझे, देखो इसके अंदर कॉम्बिनेशन है रिपीटिंग। देखो ये जो वैल्यू है ना एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यार अच्छा यहाँ पर एक्स वाई जो है वो रिपीट हो रहा है, और ये जो ए बी सी है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी 0.ABC एक्स वाई पे बार लिख सकता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग का और रिपीटिंग का। क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग का। तो अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व कैसे करना है, इस चीज को देखना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पूरे नंबर को लिख लो ए बी सी एक्स वाई, उसमें से माइनस करना होगा आपको जो रिपीट होता है, जो रिपीट ना हो उसको हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखो इसको जैसे 0.45232323 इस तरीके से ये नंबर आपके पास में है, राइट। और अब आपने समझ लिया कि यार यहाँ पर तो ये चीज़ हो रही है 0.4523 पे ये चीज़ हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 4523 मैंने लिखा और इसमें से माइनस करूंगा जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। क्या रिपीट नहीं हो रहा है, 4 5 रिपीट नहीं हो रहा, 4 5, और डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने 9 लिख दो, और जितनी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उसकी जगह पर लगा दो 0। कितनी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो 2 0। ठीक है, तो 4523 में से 45 आप माइनस कर लो और लिख लो, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है, तो ये चीज़ करनी होती है जब भी आपका कॉम्बिनेशन हो रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलो कन्वर्ट 0 पॉइंट, देखो क्या है हमारे पास में 0.000456 इस तरीके से ये चल रही है आगे। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई कि 0.000456 पे बार है। ठीक है, ये चीज रिपीट हो रही है 456 456 456। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने आपको समझाया था क्या करना है मुझको, मेरे को करना है, मैं लिख लेता हूँ 000, ये पूरा नंबर पॉइंट के बाद जो नंबर है 0000456, इसमें से मैं माइनस जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। क्या रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें से माइनस कर दूंगा 000। तो ऑब्वियस बात है यार, इसमें से ये माइनस करूंगा तो 456 ही आएगा, सिंपल। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है यहाँ पर, 3 वैल्यू रिपीट हो रही है, 3 9 लगा दो, और उसके बाद में कितनी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, 3 वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो 3 0 लगा दो। क्लियर है, तो 456 डिवाइड बाय 999000, ये आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, स्क्रीनशॉट आप इसकी ले सकते हो। ठीक है, चलो। रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का, ये तो हमें पता ही है। अब रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ ली है। तो आपको पता है एग्जांपल्स रेशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स, सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। चलो, तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स जैसे कि 0 एक रेशनल नंबर है विच कैन बी रिटन इन द एस 0/1, जो कि पी बाई क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए 0 हमारा रेशनल है। ऐसे 19 एक नेचुरल नंबर है तो ये रेशनल नंबर है। 2/9 भी हमारा रेशनल है। रूट 64 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाए, विच गिव्स 4 और 4/1। एक्चुअली में ये हमारा रूट 64 नहीं है, ये क्यूब रूट है, यहाँ पर 3 था। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये 6 हमारे को 4 देगा आंसर, और 4 जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ऐसे -6/7 है, ऐसे 0.333 बार वाला क्वेश्चन हो गया, ये 0.3 पे बार, तो ये भी रेशनल है, और -0.9 ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, आप क्या समझ रहे हैं हम, अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा नेचर के बारे में, थोड़ा सा नेचर के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या नेचर होता है डेसिमल एक्सपेंशन, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। देखो कोई भी एक रेशनल नंबर है, मान के चलियो, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू है, राइट, जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन क्यू इज द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसके जो डिनोमिनेटर्स होगा, जो उसका क्यू होगा, वो इस फॉर्म में होगा।
राइट। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जो रेशनल नंबर्स होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, रेशनल नंबर्स या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। जो रेशनल नंबर्स होते हैं या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग केस होंगे। ये दो टाइप के होंगे रेशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नॉन रिपीटिंग हो जाए तो वो इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास में 2 की पावर, जैसे जो रेशनल नंबर्स होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, राइट, और p बाई क्यू के फॉर्म में, तो q को आपको देखना है, और q आपका अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है तो वो नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 की पावर q यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है तो वो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बस यही ये दोनों थ्योरम आपको कहना चाह रही है, राइट। क्लियर है बात? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में q नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर्स, अभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी अपन करेंगे। इरेशनल नंबर्स, द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस्ड, मैंने आपको बता दिया p बाई क्यू के फॉर्म में, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ठीक है, ये सारे इरेशनल हैं। ऐसे क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, ये भी इरेशनल है। और एवरी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। जैसे 0.10, 100, समझ में नहीं आ रहा है क्या रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। ऐसे 0.2322232223, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। 13113111311 ऐसे कुछ है, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है, राइट। चलो, अब हम आ गए हैं, प्रूफ करना है हमें √2 जो है वो इरेशनल है, राइट। हमने इरेशनल नंबर समझ लिया कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो √2 होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, राइट। तो √2 के बारे में तो आपको पता ही होगा, √2 जो होता है वो इरेशनल होता है, अभी हमने बताया भी था। लेकिन अब आपको प्रूफ करके दिखाना है एक्चुअली में कि √2 जो होता है वो इरेशनल कैसे होता है। भैया ये आप हमें प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम प्रूफ करके भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, √2 को p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब मैं √2 को क्या करूंगा, रेशनल मान लूंगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपने को यही ध्यान रखना है कि आपको कोई भी वैल्यू दी हुई हो इरेशनल, कि भाई इसको प्रूफ करो इरेशनल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका अपोजिट पार्ट, मतलब उसको आपको रेशनल मान लेना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, यही करेंगे कि हम इसको इरेशनल थोड़ा, इसको हम रेशनल मान लेंगे, और उस रेशनल नंबर मानने के बाद में उसको हम गलत प्रूफ कर देंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया, पहले रेशनल मान लिया, और उस रेशनल को हम गलत प्रूफ कर देंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको √2 को हम रेशनल मान लेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस assume √2 is a rational number, right, is a रेशनल नंबर। √2 को हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0, right, clear। तो therefore हम कह रहे हैं कि √2 जो है वो p बाय क्यू के फॉर्म में, राइट। अब चलो इसको कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। अब देखो जो भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इसको समझते हैं, जो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और ये जो p और q होता है ना, ये होता है को प्राइम नंबर्स, राइट। और को प्राइम नंबर्स के HCF जो होता है वो 1 होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा
कुछ भी नहीं होता है को प्राइम नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर होते हैं तो उसका एचसीएफ क्या होता है, हमारा 1 होता है। और एचसीएफ 1 होने की वजह से यहाँ पर जो उनका को प्राइम नंबर्स होते हैं, और को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो √2 है और यहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो इक्वल टू पी बाई क्यू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस √2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, इसका रूट हमारा रिड्यूस हो जाए। तो इसका रिड्यूस स्क्वायर, इसका रूट को रिड्यूस करने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर मार देता हूँ इसका, ताकि मेरी एक लाइन बच जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको तो हालांकि नीचे करना है, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा अपना पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं करूँगा यहाँ पर इस क्यू स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर मेरा यहीं रह जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस क्यू स्क्वायर को यहीं रहने देता हूँ और इस 2 को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी है कि पी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया हमारा, ठीक है, राइट। कितना आ गया हमारा, पी स्क्वायर अपॉन 2। अब पी स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब आप समझ रहे हो, पी स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब है कि 2 जो है वो फैक्टर है हमारा किसका, पी का। 2 जो है वो हमारा एक तरह से फैक्टर हो गया किसका, क्यू का, राइट। पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो हम क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है 2, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ पी। क्लियर है बात, 2 इज द फैक्टर ऑफ पी, ये हम कह सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड कर रहा है, और क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड कर रहा है, तो पी को 2 भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ तुम्हारे को कि 4 को, जो कि 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, 4 को अगर 2 डिवाइड करता है जो कि 2 का स्क्वायर होता है, तो मेरे को बताओ 2 को भी तो 2 डिवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को अगर मैं कह देता हूँ कि 9 को 3 डिवाइड करता है, तो 3 को भी तो 3 डिवाइड करेगा। तो स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उस वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर पी स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, तो पी को भी तो 2 डिवाइड करेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 2 इज द 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, राइट। हम ये कह सकते हैं 2 is the factor of p square, then we can say 2 is the factor of p also, right, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ से एक इक्वेशन समझ में आ गई, ये जो बार में लगा रहा हूँ ये फैक्टर की होती है, 2 is the factor of p also, ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब मैं क्या करूँगा, अगर 2 is the factor of p है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि यार कोई भी एक नंबर होता है और उसको डिवाइड करता है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, किस फॉर्म में, कि एक वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, कि डिविडेंड जो होगा वो p है, तो p इज इक्वल टू 2, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशंट कुछ आ रहा होगा यहाँ पर c, मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको ले लिया एक नंबर c, 2। c जो है वो फॉर सम इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c है, ये मैंने ले लिया। तो p इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2c आ गया। क्लियर है बात, कोई परेशानी, ठीक है। चलो अब क्या मैं करूँगा यहाँ पर, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो मैं जब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, राइट। तो पी स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर थी हमारी, ये रही, पी स्क्वायर की वैल्यू थी 2q स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2q स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2c स्क्वायर का 4c स्क्वायर। अब q स्क्वायर उधर भेज देता हूँ, तो 4c स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर और q स्क्वायर, राइट। कितना आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे। अब ये आने के बाद में अब हम क्या करें बताओ, अब क्या स्ट्रेटेजी लगाएं हम, क्योंकि देखो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने p को डिवाइड कर दिया, कि जो p है ना, p को डिवाइड कर रहा है 2। अब हम चाह रहे हैं कि q को डिवाइड करे 2, ये भी अगर हमारा आ जाए तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि क्यू को डिवाइड करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर है रहने देंगे, इस टू को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू। तो देखो क्यू स्क्वायर को अगर टू डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को अगर टू डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस बात है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर टू स्क्वायर को अगर सॉरी टू अगर फैक्टर है क्यू स्क्वायर का, तो हम कह सकते हैं टू जो होगा वो क्यू का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल के आ गई कि पी और क्यू का फैक्टर टू भी आ रहा है, और पी और क्यू का फैक्टर अगर टू आ रहा है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते सॉरी जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और रेशनल नंबर्स अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं तो उनका एच सी एफ तो हमारा वन होता है, क्योंकि वो को प्राइम नंबर होते हैं तो उसका एच सी एफ वन होता है। लेकिन यहाँ तो भैया फैक्टर टू भी आ रहा है, तो एच सी एफ हमारा टू हो गया। इसका मतलब है कि ये तो गलत चीज़ हो गई, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आ गई सेकेंड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकेंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑप्टेन, अब देखो लैंग्वेज तो आप लिख लेना, वी ऑप्टेन दैट टू इज़ द कॉमन फैक्टर, जो टू हमने निकाला वो कॉमन फैक्टर निकला, तो टू इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ जो नंबर हमने लिए थे पी और क्यू के, तो पी एंड क्यू, ठीक है। बट इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, बट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, राइट। तो दिस मीन्स दैट आर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये आपको लिखना है, और हैंस रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है, राइट। इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल। देखो अब क्या आ गया, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, अब प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, तो उसका इरेशनल होता है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन करा ना, एज इट इज़ ये का यही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे कर रखा है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड इफ पॉसिबल लेट रूट पी, इस तरीके से आप लिख लो, और फिर उसके बाद में प्राइम नंबर को मैंने डिनोट कर दिया यहाँ पर, तो रूट पी इज इक्वल्स टू पी, जो मैंने वहाँ पर रेशनल नंबर लिया था पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर को पी से डिनोट किया, तो यहाँ पर एम बाई एन के फॉर्म में मैंने ले लिया, राइट। फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तो रूट पी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो पी और एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इस पी के नीचे पे मैं ले गया इधर उधर ट्रांसपोज करके, पी अगर डिवाइड कर रहा है एम स्क्वायर को, तो पी डिवाइड करेगा एम को भी, जो मैंने अभी आपको बताया था, और लेट एम इज इक्वल्स टू पी क्यू, राइट। एम इज इक्वल्स टू जो मैंने यहाँ पे किया था, ये देखो कहाँ किया था, ये रहा, पी इज इक्वल्स टू टू सी फॉर सम इंटीजर, तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया एम इज इक्वल्स टू पी क्यू फॉर सम इंटीजर क्यू, और पुटिंग, फिर मैंने क्या किया, एम की वैल्यू हमने पुट करी जो फर्स्ट से निकली हमारी, तो यहाँ पुट कर दी वैल्यू और फिर कर दिया हमने प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, प्रूफ करना है हमारे को टू प्लस रूट थ्री। अब टू प्लस रूट थ्री जो है वो इरेशनल है, इसको आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे प्रूफ करोगे। तो देखो टू प्लस रूट थ्री है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कर देंगे। तो मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, है ना, लेट, वैसे तो आपको लिखना है लेट टू प्लस रूट थ्री बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, लेट अस, तो टू प्लस रूट थ्री जो है वो मैं लिख लेता हूँ p बाई क्यू इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर रूट थ्री को यहीं पे रहने देता हूँ, और p बाई क्यू और इस टू को ट्रांसपोज कर देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, रूट रूट की वैल्यू मेरी एक तरफ रह जाएगी, तो क्यू टू को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये ले लें, तो रूट थ्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो एलसीएम लेता हूँ, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूँ, क्यू हमारा एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा पी माइनस टू क्यू, राइट। तो यहाँ पर रूट थ्री हमारा है, जो कि हमने प्रूव भी कर रखा है इरेशनल होता है, आपको ही पता होगा, और पी माइनस टू क्यू जो है, यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो ये नंबर हमारे को रेशनल मिलेगा, और हमें पता है कि जो इरेशनल होता है वो रेशनल के इक्विवेलेंट कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने सोचा था कि जो टू प्लस रूट थ्री है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर होगा, जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो, आइडेंटिफाइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये लास्ट
स्लाइड है, लास्ट, ठीक है, टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर लेक्चर एंड हो जाएगा। तो आइडेंटिफाइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टर्मिनेटिंग, तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में होगी तो वो तो हमारा होता है q इज़ द फॉर्म ऑफ, ये होता है, ठीक है, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसकी डिनोमिनेटर आपकी 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगी, मतलब q जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास में फर्स्ट है 33/50, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को फोकस करो, p बाई क्यू 33/50 है, तो जो 50 है इसको देखना है सिर्फ आपको, और 50 के फैक्टर्स निकालने। तो 50 के फैक्टर्स में निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 25, और 25 को हम बोलते हैं 5 की पावर 2, तो 2 इंटू 5 की पावर 2 हम बोल सकते हैं। तो देखो इसके डिनोमिनेटर्स जो है वो 2 और 5 की पावर के फॉर्म में है, और अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग है, तो फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग, इसने बोला आइडेंटिफाई करना है टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में है 1000, राइट, तो 41/1000 है, तो डिनोमिनेटर को फोकस करो 1000, और 1000 की अगर आप निकालोगे तो कितनी निकलेगी, मैं पहले इसको कर लेता हूँ 10 इंटू 100, और 100 होता है 25 इंटू 4 और 2 इंटू 5, तो 5 की पावर 2 25 होता है, और 5 की पावर 3, और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो ये भी हमारा 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है, इसके मतलब ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, राइट। तो सेकंड भी टर्मिनेटिंग। थर्ड वाला देख लेते हैं, देखो यहाँ पर है 53/343, और 343 तो 7 का क्यूब होता है यार, 343, हाँ 7 का क्यूब होता है, तो 53/343, तो डिनोमिनेटर को फोकस करते हैं 343 जो कि 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप देख 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हमारा q नहीं है, और अगर नहीं है तो ये जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप की होगी, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, बाकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्लियर है, इस तरीके से हमें करना होता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।